खुशियों के पल छीन ले गया, वो गंगा के जल छीन ले गया। अच्छे दिन आएंगे की बात करके हमारे हाथों से रोटी और कलम छीन ले गया। साथियों, इस वार्ता के माध्यम से जो लोग भी हमें सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक परिसर के अंदर फिर से ऐतिहासिक छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की नई इकाई का गठन कर दिया गया। इसमें हमारे संघर्षों के साथी अरुण प्रकाश जी को संयोजक बनाया गया है। साथ ही इस संबंध में इस यूनिट के गठन के बाद आज हमारा कार्यक्रम यह था कि हम संगठन की तरफ से केंद्रीय बजट 2022-2023 जो प्रस्तुत किया गया है उस पर बृहद चर्चा करेंगे। लेकिन परिषद के भीतर चूंकि परीक्षा का समय चल रहा था, इस कारण से हमें ये प्रेस वार्ता करने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए हमने बजट पे चर्चा नहीं किया और कभी समय मिलेगा तो हम इस पे बात करेंगे। हालांकि मैं इस समय यूनिट जो बनाई गई है उसके संबंध में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वर्तमान सिचुएशन में हमारा देश, हमारा प्रदेश जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, वो परिस्थितियां, वो समय बहुत ही नाजुक है, बहुत ही गंभीर है। आज के समय में देश की स्थिति ये है कि देश में पिछले 70 सालों में, 50 सालों में बेरोजगारी की दर सबसे चरम स्तर पे है। 67% इस देश के अंदर युवा हैं जो स्नातक करने के बाद भी रोजगार पाने में असफल हैं। शिक्षक और 40% उत्तर प्रदेश के अंदर है कैंपस जहां पे शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है। सरकार ने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हर व्यक्ति तक घर पहुंचा देंगे। दूसरी सरकार के आंकड़े कहते हैं कि आज भी 52% लोग शहरी क्षेत्र से ऐसे हैं जिनके पास में अभी भी घर नहीं है। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए अभी वित्त, हम बजट पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन वित्त मंत्री के एक स्टेटमेंट की बात करेंगे कि उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर के अब तक हमने 9 सालों में ये अचीवमेंट किया है कि प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख रुपए हो गई है। वित्त मंत्री जी का यह आंकड़ा है। और उसी लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है, इसने एक रिपोर्ट तैयार की है जो 2019 और 20 के आंकड़ों पर आधारित है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि इस देश के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय मतलब वार्षिक 25,000 रुपए से भी कम है। तो आपकी आय अगर 1.97 लाख रुपए वार्षिक हो रही है और 90% लोगों की आय 25,000 से भी कम है, तो आप समझ सकते हैं ये आय कहाँ पे जाती है। जाहिर सी बात है कुछ लोगों में ही सेंट्रलाइज हो रही है और वो लोग आप लोग भी जानते हैं। इसलिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ये छात्र संगठन तो है, लेकिन छात्र समाज की पूंजी से पैदा होते हैं। इसलिए संगठन की ये जिम्मेदारी है तो विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ने के साथ साथ समाज की भी लड़ाई लड़ें, क्योंकि विद्यार्थी अगर अपनी पढ़ाई कर पा रहा है तो समाज के टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ता है। इसलिए हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग अपनी नैतिक जिम्मेवारी को समझते हुए इस सामाजिक लड़ाई में जो ये आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, इस असमानता को खत्म करने के लिए इसके पीछे जो सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों को खत्म करने के लिए संघर्ष करेंगे और जीत हासिल करेंगे। साथियों, आज हमारा विशेष ध्यान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जो नई इकाई गठित की गई है उस इकाई को लेकर के है कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या फेस कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। जब हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किए तो हमने सुना था कि वो ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है जिसके छात्र आंदोलन से निकल करके इस देश में कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हुए हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस यूनिवर्सिटी ने शीर्ष नेतृत्व को जन्म दिया है। उसके बावजूद आज हमारे यूनिवर्सिटी की हालात ये है कि आप पूरे परिसर में घूम करके देखिएगा, आपको कहीं भी स्वच्छ जल पीने के लिए नहीं मिलेगा, कहीं भी वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, छात्र छात्राएं कहीं पे बैठ करके पढ़ सके इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी लोगों का व्यवहार इस टाइप से हो रहा है जैसे वो खुद को मालिक समझ बैठे हैं और जो छात्र उनके पास जाते हैं वो उनके गुलाम हैं, नौकर हैं।
जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही नहीं, सभी विश्वविद्यालयों के अंदर एक यूनिट का गठन किया जाता है जो होता है DSW, डीन वेलफेयर स्टूडेंट, जो विद्यार्थियों के कल्याण के लिए होता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर उस वेलफेयर यूनिट का हाल है कि जब विद्यार्थी उसके पास जाते हैं तो विद्यार्थियों को बड़े ही निराशापूर्वक प्रताड़ित करके वापस कर देता है। एरोगेंस हो गया है यहाँ के विश्वविद्यालय को, क्योंकि यहाँ पे संगठित छात्र आंदोलन का अभाव है। इस विश्वविद्यालय के अंदर सेंट्रल लाइब्रेरी है, उस सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर उचित संस्करण और पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद भी अगर हम अपने विद्यार्थी अपनी निजी पुस्तक ले जाकर के अंदर पढ़ना चाहे तो उस पर पाबंदी लगाई गई है, वो रीडिंग रूम तक भी ऐसा अपनी पुस्तक ले जाके नहीं पढ़ सकता। जबकि हमने इस प्रदेश के अंदर ही कई यूनिवर्सिटियों में घूमा है, प्रवेश किया है, वहां की लाइब्रेरी को देखा है। हर यूनिवर्सिटी में आप रीडिंग रूम तक अपनी पुस्तक ले जाकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकते हैं और विद्यार्थी इसके खिलाफ बोल भी नहीं सकता क्योंकि वो संगठित नहीं है। सारी जगहों पे 24 घंटे लाइब्रेरी को ओपन किया जा रहा है। हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर लाइब्रेरी को 9 बजे ही बंद कर दिया जाता है। उसमें भी भेदभाव ये है कि छात्राओं को 8 बजे से ही बाहर निकलना पड़ता है। ये भेदभाव जो हम इक्वेलिटी को जा रहे हैं, इस बार जो वित्त मंत्री ने बजट पेश किया इसमें कहा कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे। हर जगह पे जो आप भेदभाव कर रहे हैं कि सशक्तिकरण कहाँ से हो सकता है। हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर अभी हम हाल ही में देख रहे थे कि एक नया फरमान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि महिलाएं अगर चाहें तो स्वैच्छिक रूप से उनका अलग सेक्शन में बांट करके क्लास चलाई जाएगी। आप बताइए, जब देश इक्वालिटी की बात कर रहा है, जब संविधान इक्वालिटी की बात कर रहा है, हम एक साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलने की बात कर रहे हैं, तब ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग, यहाँ का प्रशासन पूर्व की तरह मनवादी व्यवस्था को लागू करते हुए महिला और पुरुष में इस तरह के भेदभाव कर रहा है। आज वो कह रहा है कि महिलाएं चाहे तो स्वैच्छिक रूप से अपनी क्लास अलग सेक्शन में ले सकती हैं। कल यही प्रशासन कहेगा अगर हम खामोश रहे कि महिलाओं को स्वैच्छिक रूप से नहीं कंपल्सरी अलग सेक्शन में ही पढ़ाया जाएगा। यह आदेश जिस तरीके से तालिबान में आदेश दिया गया था कि महिला और पुरुष साथ में नहीं रह सकती, किसी भी हालत में उस स्थिति से कम नहीं है। और हमारे यहाँ की परिसर में सबसे बड़ी समस्या यह है हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर के। सितंबर से एडमिशन हो रहे हैं, लोग एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, सेमेस्टर का एग्जाम भी आ गया है, फरवरी से कुछ विद्यार्थियों का एग्जाम शुरू हो चुका है और कुछ का होने वाला है। अभी तक हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया और ये हॉस्टल अलॉटमेंट महज जून तक के लिए लॉट किया जा रहा है। हॉस्टल की फीस 18,000 रुपए है। एक विद्यार्थी जो गरीब किसान मजदूर का बेटा है, जिसके पास पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ सके, इसीलिए वो सेंट्रल विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे कैंपस को चुन करके यहाँ पे आता है कि यहाँ पे हमारी पढ़ाई होगी, पैसा कम लगेगा, उससे 18,000 रुपए लेकर के हॉस्टल मात्र 4 महीनों के लिए दिया जा रहा है। ये किसी भी तरीके से न्याय नहीं है। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर के भीतर इन सभी मुद्दों को लेकर के एक संगठित आंदोलन तैयार करने का कार्य करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पे और महत्वपूर्ण है जो आपसे आप सभी को कह देना चाहता हूँ कि जब विद्यार्थी स्कूली जीवन को क्रॉस करके कॉलेज या यूनिवर्सिटी जीवन में प्रवेश करता है तो उसका मतलब, उसका महत्व सिर्फ इतना नहीं होता कि वो किताबों तक ही सीमित रहे। यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आने का मतलब ही होता है कि व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानसिक हर तरीके से एम्पावरमेंट हो, सशक्तिकरण हो। इसलिए आप देखिएगा हर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी अंजाम दिया जाता है। लेकिन हमारा प्राचीन विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर आज के समय में न कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को किया जा रहा है, न इस हेतु विद्यार्थियों को कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगर विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्यक्रम करना भी चाहे तो विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें वो करने से रोकता है, उन्हें जगह नहीं देगा। अगर वो विद्यार्थी जब आता है तो हर एक चीज के लिए उसे फीस लिया जाता है। हॉल में अगर वो कार्यक्रम करना चाहता है तो विद्यार्थियों के लिए हॉल की व्यवस्था है, छात्र संघ भवन विश्वविद्यालय में मौजूद है, उसके लिए विद्यार्थी पे करके आता है। फिर भी अगर वो अपना कोई कार्यक्रम करना चाहे तो उस भवन को नहीं दिया जाएगा, किसी भी सेमिनार हॉल को नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि आपके पास पैसा है तो आप यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं या नहीं है, आप पैसे को पेमेंट करके
आप इस विश्वविद्यालय के किसी भी रूम को खरीद सकते हैं, विश्वविद्यालय परिसर को खरीद सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी पर्सनल जो है कार्यक्रम का आयोजित कर सकते हैं, अपने शादी समारोह को आयोजित कर सकते हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय का पढ़ने वाला छात्र अपना छात्र कार्यक्रम नहीं कर सकता है। तो हम सभी लोग इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए और एक अहम बात और भी कह देना चाहते हैं कि यहाँ पे छात्र संघ बहाली को लेकर के और फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन जो लंबे समय से चलता आ रहा है, हम सभी लोगों ने इस आंदोलन को भी समर्थन दिया है। और क्या कारण है कि आंदोलन अभी तक सफल नहीं हो पाया, हम इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, न ही इसके इतिहास पे जाना चाहेंगे, लेकिन हम आने वाले समय में चाहेंगे कि विद्यार्थियों का एक संगठित मोर्चा तैयार करके, जो अब तक अलग अलग किसी न कारण से अलग अलग हैं, जब हमारे रास्ते एक हैं, हमारा मकसद एक है, हमारा उद्देश्य एक है, तो हम सभी लोग चाहेंगे कि एक संगठित होकर के एक संगठित आंदोलन संयुक्त संघर्ष को जन्म देंगे और उस संयुक्त संघर्ष के माध्यम से हम अपने इस प्राचीन विश्वविद्यालय की विरासत को बचाएंगे। इस विश्वविद्यालय में एक नई सुबह का आगाज करेंगे और इसी के साथ हम अपना इस विश्वविद्यालय भी बचाएंगे, इस प्रदेश को भी बचाएंगे, इस देश को भी बचाएंगे। मैं अंत में 4 पंक्तियां कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि हिम्मतें खुद से नहीं यकीन से होगा, एक नई सुबह का आगाज यहीं से होगा। ऐ खुदा इन्हें रहनुमाई दे दे, वरना सुबह क़यामत का ऐलान यहीं से होगा। शुक्रिया।